Assalamualaikum. How are you? चलिए जी। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट मेडिकल फिजिक्स। हम लोग आज मेडिकल फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मेडिकल फिजिक्स में बेसिकली क्या है, आइडिया तो आपको होगा ही। मैं ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा से। देखिए, मेडिकल फिजिक्स में हम कोई बायोलॉजी रिलेटेड कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम कोई मेडिकल साइंसेस नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम टेक्निकली मेडिकल डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मेडिकल स्कैनिंग। ठीक है, मेडिकल स्कैनिंग किसे कहते हैं? वेर वी आर यूजिंग द फिजिकल फिनोमिना दैट एक्चुअली रिलेट्स टू फिजिक्स इन स्कैनिंग या डायग्नोसिस इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब हमारे पास बड़े सारे ऐसे नाम है ना, सारे फहरिस्त। एक्सरे है, देन वी हैव अल्ट्रासाउंड्स, वी हैव सीटी स्कैन्स, वी हैव रेडियोलॉजी जो कि एक्सरे रेडियोलॉजी का पार्ट आ जाता है। उसमें वी हैव पेट स्कैन्स, वी हैव एमआरआईज, इस टाइप के मल्टीपल स्कैन्स हैं। ठीक है, अब ये जो स्कैन्स डायग्नोसिस ये जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम कोई ना कोई फिजिकल फिनोमेना, फिजिक्स की कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें से चंद तीन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, लिस्ट में हमारे पास एक्सरेज है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड्स है, एंड देन वी हैव पेट स्कैन्स, पीईटी पेट स्कैन्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरे हम डायग्नोसिस को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हम एक्सरेज देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक्सरे की वो प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एक्सरे खुद क्या था और एक्सरे की वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें स्कैनिंग के तौर पे काम आ रही है। ठीक है, एक्सरे आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सेकंड हाईएस्ट इन द ऑर्डर विद द सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड हाईएस्ट एनर्जी। उनकी पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं इन द स्कैनिंग। दे हैव अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर लेसर देन गैमा, लेकिन रेस्ट ऑफ द वेव्स उससे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दे मे पेनिट्रेट थ्रू द स्किन, द फ्लैश, द सॉफ्ट टिश्यूज, द फैट लेयर्स, ये उससे पेनिट्रेट कर जाएगा। बोन्स में ये अगर बहुत ही हाई इंटेंसिटी है तो बोन्स में ये पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन वेरी लो इंटेंसिटी बोन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हम इसकी पेनिट्रेशन पावर को इस्तेमाल करते हुए स्कैनिंग कर रहे हैं। और ट्रांसमिटेड फ्रॉम द बॉडी, द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, हम उसके बेसिस पे डायग्नोसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा एक्सरेज क्या थी, एक्सरेज को जल्दी से रिकॉल कर रहे हैं। हम लिखेंगे एक्सरेज और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स with high frequency hence high energy। ठीक है, they have good penetrating power ठीक है, और इस पेनिट्रेटिंग पावर को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज इन डायग्नोसिस। ठीक है, उसके बाद हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, ये चीज़ हमने देखनी है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सडन डिसेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली हमने
इसकी रिजल्ट्स तक, फ्रॉम दी प्रिपरेशन, फ्रॉम दी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बात करिए। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मैं इसको लैब के अंदर प्रोड्यूस किस तरह कर सकता हूँ। तो एक्सरेज जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू दिस शार्प डिसलरेशन ऑफ वेरी हाई क्या कहते हैं मोशन रखते हुए या फिर हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की सडन डिसलरेशन से हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। एक्सरे की प्रोडक्शन को थोड़ा सा और करें, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रोटोटाइप डिजाइन, मतलब इस डिजाइन के आपको मल्टीपल और वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल और डायग्राम मिल जाएंगी। बेसिकली प्रोटोटाइप है आपके पास। तो देखो इसके अंदर आपके पास पहले कुछ चीजें हैं, उसको समझ लें। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर साइड, दिस इज द वैक्यूम चैम्बर, जिसके अंदर ये सारी प्रोडक्शन का हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने वी नीड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और फिर उनको हमने डिसेलरेट करवाना है। तो इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड समथिंग जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक जखीरा लेकर के आए जहाँ से उनको फिर एक्सेलरेट करवाना है और फिर उनको डिसेलरेट करवाना है। तो इस पूरे चैम्बर के अंदर, वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये सारा काम हो रहा है। इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर हमारे पास एक एक हीटेड फिलामेंट लगा हुआ होगा, ठीक है। ये एक फिलामेंट हमारे पास मौजूद है, फिलामेंट कैथोड, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट आउट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी फिलामेंट से जब एमिट आउट हो रहे होते हैं, इसको आप थर्मियोनिक इमिशन का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस फिलामेंट में, इस फिलामेंट कैथोड पे हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, दिस फिलामेंट इज पावर्ड बाय द वोल्टेजेस, जिसको हम हीटिंग वोल्टेज का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये वो वोल्टेजेस हैं जो कि फिलामेंट लैम्प, सॉरी, फिलामेंट को या फिर फिलामेंट कैथोड को पावर कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये पोटेंशियल को जितना ज़्यादा बढ़ाता हूँ उतना यहाँ पे मेरे पास थर्मियोनिक इमिशन ज़्यादा होगी। इस पोटेंशियल को मैं जितना ज़्यादा कम करूँगा तो यहाँ पे उतनी थर्मियोनिक इमिशन कम होगी। थर्मियोनिक इमिशन जितनी ज़्यादा और जितनी कम होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा या कम हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास हीटिंग वोल्टेजेस है, इससे मैं एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल कर सकता हूँ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करके आगे क्या चीज़ कंट्रोल की जाएगी ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, आगे आपके पास एक टारगेट मेटल रखा हुआ होता है, ठीक है। दिस टारगेट मेटल इज कनेक्टेड टू अ वेरी हाई पोटेंशियल विच इज रेफर्ड एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो मैंने कहा कि ये यहाँ जो हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, इसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या फिर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अच्छा, टेक्निकली दे आर वेरी हाई, रफली 50,000 से 200,000 के दरमियान कहीं ये वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है। अब ये वोल्टेजेस बेसिकली जितने ज़्यादा होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो यहाँ से थर्मियोनिक एमिशन की सूरत में निकले थे वो उतने ही ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, टेक्निकली आई एम इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी या फिर आई एम इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आई एम मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फाइनली जाकर के इनको डिसेलरेट करवाते हैं बाय हिटिंग देम ऑनटू अ टारगेट मेटल, ठीक है। दिस टारगेट मेटल इज डेफिनेटली कनेक्टेड टू द एनोड, तो पॉजिटिवली चार्ज है आपके पास, ठीक है। इस टारगेट मेटल को, टारगेट मेटल, अब इस टारगेट मेटल की ही अलग खसूसियात हैं, जो कि एनोड है आपके पास, ठीक है। इसके अलग खसूसियात हैं। पहली चीज़ तो ये है कि दिस इज ऑलवेज केप्ट टू रोटेट, इसको हम मुसलसल घुमाए चले जा रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे एक हीट सिंक लगा हुआ होता है। हीट सिंक इसलिए लगा हुआ होता है, डेफिनेटली जब आपके पास इलेक्ट्रॉन सडन डिसेलरेट करेंगे तो हीट लॉसेस होंगे आपके पास, ठीक है। तो इसी के साथ हमने हीट सिंक भी लगाया हुआ होता है। मैकेनिज्म
जो कि हीट को डिसिपेट करवा रहे हैं इन द सराउंडिंग, ठीक है, इसको हम हीट सिंक कह रहे हैं। ये रोटेट क्यों करवाए जा रहे हैं? सबसे पहली चीज, ये टारगेट मेटल, बहुत ही स्पेसिफिक मेटल्स को सेलेक्ट किया जाता है फॉर द टारगेट मेटल। नॉट एवरी मेटल कैन बी क्वालिफाई एज टू बी यूज्ड एज द टारगेट मेटल। रीजन इज कि देखिए, वेरी हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन जब आकर के हिट कर रहे हैं, तो जो एनर्जी वहां पे डिसिपेट होने वाली है, जो एनर्जी वहां पे क्रिएट होने वाली है, वो मेटल को ठीक ठाक गर्म कर देंगे, ठीक है। सो एनी मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, वो नहीं चल पाएगा यहाँ पे। तो मोस्टली फॉर एग्जांपल हम आयरन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एल्यूमिनियम तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे हार्ड मेटल्स एज इन टंगस्टन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो मेटल्स जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, सो दैट ये जल्दी से मेल्ट ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि why is it is designed to rotate all the time। इट इज़ डिज़ाइन टू रोटेट ऑल द टाइम, के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही जगह पर आकर के हिट ना करें। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर आकर के हिट करेंगे तो ये स्पेसिफिक जगह ही गर्म रहेगी एंड अल्टीमेटली यहाँ पे एक होल होने का खतरा है। तो हम इसको घुमाते रहते हैं, मतलब इट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे कि ये घूमता रहता है हमारे पास, सो दैट के हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने माइक्रोवेव्स के अंदर हम देखते हैं ना कि जी वो घूमता रहता है प्लेट, क्योंकि जो माइक्रोवेव्स आ रही हैं वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हिट ना करें, खाना एक जगह से गर्म हो के जल जाएगा और बाकी जगह ठंडी रहेगी। बिल्कुल इसी तरह का डिज़ाइन यहाँ पर है, ठीक है। अब इस डिज़ाइन से रिलेटेड सर्टेन समझ लें कि कंट्रोल वेरिएबल्स हैं जो हमने देखने हैं। अच्छा, एक कुछ और एक आध चीज़ मुझसे मिस हो गई, वो बल्कि अहम चीज़ मिस हुई है, वो ये है एडजस्टेबल अपर्चर, अ विंडो। विंडो कह लें आप इसे, ठीक है। आपके पास टेक्निकली जो क्या कहते हैं, जो अल्फा सॉरी जो एक्सरे फोटॉन्स निकल रहे हैं यहाँ पे, वो एक्सरे फोटॉन्स एक डाइवर्जेंट वे के अंदर निकल रहे होंगे, ठीक है ना। डेफिनेटली वो इधर 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 जा रहे होंगे। तो हमने क्या किया हुआ है, हमें किसी पेशेंट बॉडी के ऊपर, पेशेंट की बॉडी के ऊपर जब एक्सरे रखने हैं तो हमने क्या करना है, हम वी वांट देम टू बी कॉलीमेटेड। कॉलीमेटेड एज इन कि पैरेलल होने चाहिए, उनका जो ट्रैवलिंग होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने यहाँ पे एक एडजस्टेबल साइज़ रखा हुआ है, एक एडजस्टेबल साइज़ की विंडो रखी हुई है। इसका साइज़ क्यों एडजस्टेबल है, मतलब इसकी विंडो साइज़ हम कम या ज़्यादा करेंगे, कम क्यों करेंगे, ज़्यादा क्यों करेंगे, इस चीज़ को अभी हमने डिस्कस करना है। इसके आगे ही फर्दर फिर फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। लेड फ़िल्टर्स, एल्यूमीनियम फ़िल्टर्स वो लगे हुए होते हैं। अब इन लेड और एल्यूमीनियम फ़िल्टर्स का काम क्या है? डिटेल डायग्राम तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं काम बता देता हूँ। इनका काम ये है कि आपके पास जो एक्स-रेज़ आ रहे हैं, वो फोटॉन्स रैंडम डायरेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है ना? इन अ वेरी रैंडम वेज़ एंड वी वांट देम टू बी कॉलीमेटेड, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एक्स-रे फोटॉन्स आ रहे हों, वो बिल्कुल पैरेलल आ रहे हों। पैरेलल नहीं आएँगे तो हमारे पास इमेजिंग में थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम तो उस तरह किया गया कि हमने एडजस्टेबल अपर्चर को, मतलब अपर्चर साइज़ को छोटा कर रखा हुआ है। इसके आगे हम एल्यूमीनियम फ़िल्टर्स लगाते हैं। एल्यूमीनियम फ़िल्टर्स वो जो साइड वाइज़ जाने वाले फोटॉन्स होते हैं वो उनको एब्ज़ॉर्ब करता है। स्ट्रेट फोटॉन्स जो कि निकल रहे होंगे वो उनको फिर आगे पास ऑन होने दे रहे हैं ताकि वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एग्ज़ैक्टली पड़ सकें आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसका कंट्रोल क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इसके कंट्रोल की बहुत बड़ी डिटेल नहीं, मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है, सो दैट हम इसको पॉइंट्स में समझ सकें। सबसे पहला हीटिंग वोल्टेज के बारे में लिख लेते हैं। अच्छा देखिए, हीटिंग वोल्टेज को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो आई एम टेक्निकली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर के इस टारगेट मेटल को हिट करेंगे, ठीक है। वो टारगेट मेटल को हिट करके डीसेलरेट करेंगे। डीसेलरेशन के नतीजे में फोटोन निकलते हैं हमारे पास एक्स रेज के। तो जितने ज़्यादा हिट कर रहे होंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास इंक्रीज हो रहे होंगे। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रे जो कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हीटिंग वोल्टेज को कंट्रोल करने से अल्टीमेटली मैं अपने एक्सरे की इंटेंसिटी इंक्रीज कंट्रोल कर रहा हूँ। किस तरह, इस बात को लिख लेते हैं।
हम लिखेंगे इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी हीटिंग पोटेंशियल। increases the number of photons, number of electrons emitted from the filament। ठीक है। इंक्रीज इन number of electrons results in larger X-ray, larger number of X-ray photons produced। ठीक है। Hence, अब ये तो बहुत लंबी सी दास्तान थी ना, कंक्लूडिंग क्या है? इंक्रीजिंग हीटिंग पोटेंशियल increases the intensity of X-rays। Do we really need to control the intensity of the X-rays? Yes। हम मेडिकल डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन एक्सरेज जब किए जाएंगे तो एक्सरेज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के किए जा सकते हैं। ठीक है। एक्सरेज मतलब हाथों का एक्सरे हो रहा है, पाँव का एक्सरे हो रहा है, वेरी इट्स वेरी मच कॉमन। लेकिन अगर चेस्ट का एक्सरे हो रहा है, फेस का एक्सरे हो रहा है, ठीक है, तो इन इन दैट केस हमने इंटेंसिटी स्लाइटली लो रखनी है। सॉफ्ट टिश्यूज का एक्सरे हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन एरिया का एक एक्सरे किया जाता है, वहां पर अगर वहां पर मुझे क्या करना होगा, वहां पर मुझे इंटेंसिटी थोड़ी सी लो रखनी पड़ेगी। अगर मैं किसी छोटे बच्चे का एक्सरे किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल अ माइनर अ किड, ठीक है, उसका एक्सरे किया जा रहा है, तो वहां पर हम इंटेंसिटी को कम रखेंगे। तो वो इंटेंसिटी मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, जो वो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है बाय दी हीटिंग पोटेंशियल। हीटिंग पोटेंशियल से हम इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं? तो मैं इसको यूं लिखता हूं कि changing the accelerating potential changes the work done on the electrons, hence the total kinetic energy gained by electrons। कैसे? देखें, हमारे पास जो वर्क डन ऑन चार्ज को हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था E इंटू वी से। ठीक है। यहाँ पर E जो है वो आपके पास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो हमारे पास, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ,
ये ई जो वैल्यू है आपके पास दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। और ये जो है आपके पास दिस इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अब जितना ज्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होगे उतना ही ज्यादा आपके पास वर्क डन हो रहा है। नाउ दिस वर्क डन जो कि मैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे कर रहा हूं, दिस वर्क डन टेक्निकली कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा इसकी वेलोसिटी, उतना ज्यादा डिसेलरेशन। और ये काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली एक फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एच। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं, ग्रेटर द वोल्टेज मतलब ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा या फिर वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। जितना ज्यादा मैं वो करूंगा, पोटेंशियल दूंगा। अगर मैं पोटेंशियल कम देता हूं, ठीक है, तो इन दैट केस मैं वर्क डन ही कम कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी ही वो कम गेन करेगा। अल्टीमेटली जो फोटोन रिलीज हो रहा होगा वो लेसर एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। लेसर एनर्जी से क्या मुराद है? क्या वो अब एक्सरे नहीं रहेगा? नहीं, वो होगा एक्सरे का ही, लेकिन वो एक लेसर एनर्जी एक्सरे होगा जिसको मैं सॉफ्ट एक्सरे का नाम दूंगा। और जो हायर एनर्जी एक्सरे होता है हम उसको हार्ड एक्सरे का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा देखें, इस चीज का आइडिया होगा, नहीं तो रिकॉल करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट्स, विजिबल लाइट एंड सो ऑन, तो ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज नहीं है कि भाई एक्सरे इसी फ्रीक्वेंसी का नाम है, या रेड इसी फ्रीक्वेंसी पे कलर बनता है, या ब्लू इसी फ्रीक्वेंसी। नहीं, देयर इज ऑलवेज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एक्सरे, फॉर गैमा, फॉर यूवी, कि भाई इस रेंज से इस रेंज तक, मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं दे बिलोंग टू द एक्सरे, एक्सरे फोटॉन्स हैं। अब डेफिनेटली उसमें से जो हायर साइड के ऊपर फ्रीक्वेंसीज होंगी, दोज वुड बी दी एक्सरे विद हायर एनर्जी। तो एक्सरे photons with a higher frequency, greater energy are referred as hard x-rays. Hard x-rays have higher penetrating power, greater penetrating power. और the frequencies with the soft with the lesser क्या कहते हैं, the x-rays with this lesser frequency, उनकी एनर्जी भी कम होती है। सॉफ्ट एक्सरेज वो कहलाती हैं आपके पास, एंड दे हैव लेसर पेनिट्रेटिंग पावर। तो लेस पेनिट्रेट करती हैं तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होना किसी भी एक्सरे का बॉडी में वो पेशेंट के लिए और रिजल्ट्स के लिए, दोनों के लिए खराब है। पहली बात, रिजल्ट्स तो आने नहीं वाले मेरे पास। देखो प्रिंसिपल ये है कि जितने पेनिट्रेट करके ऑन दी अदर साइड जा रहे हैं फिल्म के ऊपर, हम उसके बेसिस पर डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो अगर मैंने ऐसी एनर्जी के फोटॉन्स क्रिएट किए हैं जो कि सही से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, तो डायग्नोसिस तो हो नहीं पाए। दूसरी बात ये कि वो पेशेंट बॉडी के लिए भी खतरनाक है। एक्सरेज possess somewhat similar danger as gamma rays, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर टू दी एक्सरेज भी खतरनाक है। तो अगर एक्सरे कभी हुआ हो तो देखा हो कि वो इट इट हैपेंस जस्ट लाइक अ फ्लैश, एक कैमरा फ्लैश जैसे पड़ता है ना, तो उस तरह का होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, हार्ड एंड सॉफ्ट एक्सरेज को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हार्ड एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज क्या है आपके पास? एक्सरे फोटॉन्स with higher frequency and lower wavelength, ठीक है। हार्ड एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। हार्ड एक्सरेज हैव ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर, और हमारे लिए यही चाहिए। ठीक है।
अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं कि सॉफ्ट एक्सरेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सॉफ्ट एक्सरेज बहुत ही, मैंने जैसे कहा सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है? एब्डोमिनल का एक्स-रे ले रहे हैं तो वहाँ पे सॉफ्ट एक्सरेज, या किसी छोटे बच्चे का, इन्फेंट का ही हम एक्स-रे ले रहे हैं। लेकिन एक्सट्रीम सॉफ्ट भी नहीं, हम उसको इंटेंसिटी से भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है? अच्छा, सॉफ्ट एक्सरेज मैंने क्या कहा था? सॉफ्ट एक्सरेज मैंने कहा था फोटॉन्स with lesser energy, lesser frequency and energy. Such photons have lower penetrating power. ठीक है? अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी आपके पास एक्स-रे प्रोड्यूस हो रहा होता है, ईदर इवन इफ कि आपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा रखे हुए हैं, तो आपके पास जो जो आपके पास एक्स-रे फोटॉन्स आ रहे होंगे, उसमें हार्ड एक्स-रेज़ भी मौजूद होंगे, उसके अंदर सॉफ्ट एक्स-रेज़ भी मौजूद होंगे। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखें, आपके पास जो डिसेलरेशन हो रही है, वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हो रही है। देयर आर सर्टेन, देखिए पहली बात तो ये है कि आपने उसके ऊपर बर्डन सब पे सेम किया था। ठीक है? तो एक्सपेक्ट देम टू हैव आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल काइनेटिक एनर्जीज़, ठीक है? क्योंकि आपने जो वर्डन किया वो सेम था और यहाँ पे कोई लॉसेस कुछ भी नहीं है आपके पास। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही सरफेस के से टकरा करके आपके पास फोटोन में तब्दील हो रहे हैं। कुछ जो होंगे वो इनर रीजन के अंदर जाकर के टकरा करके फोटॉन्स में तब्दील हो रहे हैं। कुछ हीट में ज़्यादा डिसिपेट हुए थे, कुछ से हीट ज़्यादा डिसिपेट हो गई थी और आपके पास रिमेनिंग अमाउंट फोटॉन्स की निकली थी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, इवन इफ कि आपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सिमिलर सा और बड़ा हायर सा दिया हुआ है, एक्सपेक्ट कि आपके पास मल्टीपल रेंज ऑफ वेवलेंथ्स निकल रही होंगी, ठीक है? ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ डिसेलरेशन, कुछ शार्प डिसेलरेशन, सडन डिसेलरेशन हो रही होंगी, कुछ रिलेटिवली ग्रेजुअल डिसेलरेशन हो रही होंगी। अच्छा, इनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन क्रिएट करवाएंगे, वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इवन इफ के मैंने हाई वोल्टेज रखे हुए हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग सॉफ्ट एक्सरेज, एंड सॉफ्ट एक्सरेज आर देन फिल्टर्ड आउट, ठीक है? हम सॉफ्ट एक्सरेज को फिल्टर आउट कर देते हैं। तो इस पॉइंट को मैं यहीं पे लिख रहा हूं कि सॉफ्ट एक्सरेज आर यूजुअली filtered out by aluminum and lead filters, ठीक है? मैं इसको फिल्टर आउट कर रहा हूं। तो कंक्लूजन ये है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा करके हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एक्चुअली इंक्रीजेस द इंटेंसिटी या फिर इंक्रीजेस द हार्डनेस ऑफ द एक्सरे, ठीक है? तो कंक्लूजन हमारी ये थी सबको लेकर के, इंक्रीजिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज increases the hardness of the x-rays, ठीक है जी? अच्छा, अब जो हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स इमिट, जो एक्सरे आ रहा है, जो एक्सरे की इंटेंसिटी हम कैच कर रहे हैं, उस एक्सरे की इंटेंसिटी का हमारे पास एक ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं और उस ग्राफ से हमें कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, वो हम देख रहे हैं इमिटेड एक्सरेज का।
हम उसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटेंसिटी का ग्राफ बना रहे हैं अगेंस्ट दी वेवलेंथ, क्योंकि मैंने कहा कि वी हैव रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो हम उसको ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे। उस ग्राफ के अंदर सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोगों ने समझनी है। तो एक सेकंड। अच्छा, इस ग्राफ को पहले मैं बना दूं। ये इतनी अम, जो मैं लाइंस बनाना चाह रहा हूँ, ये इतनी मोटी लाइंस होती नहीं है जितनी मुझसे बन रही है यहाँ पे, लेकिन चलें, इट वुड फुलफिल द पर्पस ऑफ द जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली आपने इस चीज़ को देख लेना है इन द पास्ट पेपर्स की इसकी डायग्राम किस तरह आ रही होगी। तो इससे तो बहुत ही बेहतर वर्जन होगा इसका, जो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा नहीं है, इससे काफ़ी बेहतर वर्जन होगा। मैं जल्दी से बना देता हूँ ऐसे करके। स्पाइक्स आ रही होंगी आपके। अच्छा, ये इट इज़ मोर ऑफ अ कंटिन्यूअस फॉर्म लाइक दिस ठीक है। ये स्पाइक्स थोड़ी सी नैरो होंगी। अच्छा, ये बेहुदा सा ग्राफ लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इस कदर बेहुदा ग्राफ लग रही है मुझे, ये काम पहले भी किया जा सकता था लेकिन दिमाग में बाद में आया। बेहुदा से ग्राफ को हटा करके मैं एक ढंग का ग्राफ यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखें इस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास थोड़ा सा बेहतर है, जो ग्राफ है उसके अंदर हमारे पास तीन फीचर्स हैं। ठीक है, पहले मैं इस ग्राफ को बता दूं, ग्राफ को हमने बनाया क्या है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेवलेंथ्स बन रखी हुई हैं और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्लॉट कर रखी हुई है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ द प्रोड्यूस्ड वेवलेंथ्स। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरे की वेवलेंथ है। सबसे पहली चीज जो हमारे पास तीन फीचर्स हैं इस ग्राफ के, उसमें से पहला फीचर है द वेवलेंथ इटसेल्फ, कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं आ रही, हमारे पास मल्टीपल वेवलेंथ्स आ रही हैं। ऑल्दो के हम ये तसव्वुर करें कि सर हमने जो वोल्टेज दिया था वो ईवी दिया था और वो ही कन्वर्ट होना चाहिए था एच सी ओवर लेमडा में। ठीक है ना, सिंस आपके पास ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, सो व्हाई नॉट लेमडा इज अ कांस्टेंट, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं आ रही है हमारे पास कि भाई वही एक फ्रीक्वेंसी निकलती, व्हाई डू वी हैव अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसका अभी मैंने डिस्कस किया था, दोबारा इसको डिटेल में डिस्कस करके लिखेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो मैंने करेक्टरिस्टिक पीक्स बनाई हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स पीक्स कहलाती हैं। ये क्या है, ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। और दूसरा, आपके पास एक कंटिन्यूस ग्राफ ऑल ऑफ अ सडन रुक गया एक जगह पर आकर के, और इसको हम लेमडा नॉट कट ऑफ वेवलेंथ का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, एक था रेंज हमारे पास जो कि हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, एक है कैरेक्टरिस्टिक पीक्स और ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, कट ऑफ वेवलेंथ या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तीन फीचर्स हैं ग्राफ के, इस पे एग्जामिनर के बारे में पूछेगा। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ इंटेंसिटी ग्राफ।
ठीक है, पहला रेंज कंटिन्यूस रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, या फिर एक कंटिन्यूस हम एक स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, द पॉइंट इज, मैंने कहा कि सिंस हमारे पास डीसेलरेशन हो रही है, सर्टेन डीसेलरेशन हमारे पास सरफेस पे से हो रही होगी, सर्टेन डीसेलरेशन इनर लेयर्स ऑफ द सरफेस से आपके पास हो रही है, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास जो फोटॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं, दे डू हैव डिफरेंट रेंजेस, दे डू हैव डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जीज हैं। अच्छा, एक और चीज कि हीट डिसिपेट हो रही है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर आने वाला इलेक्ट्रॉन एक इक्वल अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट कर रहा है, देयर इज आल्सो अ रेंज ऑफ ओवर देयर आल्सो। तो इस वजह से जो इमिटेड फोटॉन्स हैं, दे हैव डिफरेंट रेंज, दे हैव अ एंटायर रेंज ऑफ एनर्जीज, हेंस रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। चलें जी, तो हम इसको लिख रहे थे, आई म्यूटेड। चले, तो हम लिख रहे थे कंटिन्यूअस रेंज क्यों है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये थी, देयर इज अ कंटिन्यूअस रेंज, या फिर देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे photons observed as the electrons have a range of deceleration and heat dissipation. Hence, the emitted photons hence the emitted photons possess different wavelengths. अच्छा, इसी में जो लेसर वेवलेंथ्स हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास हार्ड एक्सरेज है, और जो ग्रेटर वेवलेंथ्स है, मतलब हायर वेवलेंथ्स है, वो आपके पास सॉफ्टवेयर वर्जन है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो करेक्टरिस्टिक पीक्स थी। वो करेक्टरिस्टिक पीक्स क्या है, वो बहुत मजेदार मजेदार सी चीज है। तो मैंने कहा करेक्टरिस्टिक पीक्स, ये करेक्टरिस्टिक किसका है, ये करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल है। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल किस तरह, अच्छा अब देखें आपके पास
दो काम हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसेलरेशन नहीं हो रही। ऐसा है कि जब मेटल को आप कंटिन्यूसली हिट कर रहे हैं तो मेटल जो है वो मेटल हीट अप हो रहा है, ठीक है। अब मेटल के अंदर मौजूद जो भी एटम है, ठीक है, जो भी एलिमेंट है, उसके एटम्स के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्यू टू दी एक्सेसिव हीट, वो एक्साइटेड स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। दे गेन दैट एनर्जी और फिर वो एक्साइट हो जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। एक्साइटेशन के नतीजे में हमारे पास एक्साइटेशन एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द डी एक्साइटेशन। नाउ दैट डी एक्साइटेशन जो है दैट एमिट्स एन एक्सरे फोटोन अगेन। तो पर्टिकुलरली वो वेवलेंथ्स जो कि एक डी एक्साइटेशन के नतीजे में निकल रही है, उनकी इंटेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स है जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ये वो वेवलेंथ्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी होनी चाहिए थी इनको, जो यूजली होता है वो कुछ इस तरह की, यहाँ पर भी आपको वो मिलेंगी पीक्स, ठीक है ना। तो यहाँ मिली, यहाँ मिली। तो ऐसा था कि ये जो करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ्स हैं, ये करेक्टरिस्टिक एक्चुअली मेटल की हैं। ये मेटल की एनर्जी लेवल्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक वी डिड इन एनर्जी स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रा जो हमने किया था, ये बिल्कुल उसी तरह का है कि ये एनर्जी लेवल्स बता रहा है किसके, स्पेसिफिकली द मेटल्स के। तो करेक्टरिस्टिक पीक जो है ये किसके हैं, मेटल के। अच्छा, एक और बार बात बताता हूँ, टेक्स्ट के अंदर एक दो चीजें लिखी हुई है कि हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलरली दो काम हो रहे हैं। वो दो काम कौन से हैं? वी आर हैविंग एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन एंड इजेक्शन डी एक्साइटेशन। अब ये इजेक्शन डी एक्साइटेशन क्या है वो मैं समझाता हूँ। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन तो ये था कि आपके पास एक फोटोन आया, ठीक है, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन आया, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन से क्या कहते हैं, इंटरैक्ट करता है सच दैट कि उसको हायर स्टेट के ऊपर भेज देता है, या फिर मेटल के खुद के गर्म होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। दिस इज रेफर्ड एज एक्साइटेशन फॉलोड बाय डी एक्साइटेशन, और फोटोन बाहर आता है। इसमें जो फोटोन बाहर आ रहा है, दिस इज अ सॉफ्ट एक्सरे ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि इस वक्त हमें पता है कि वो जो एनर्जी है वो एक्चुअली एनर्जी गैप्स के बराबर है, नॉट पर्टिकुलरली एक हायर एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी गैप्स के बराबर थी जिसमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हुई थी। वन पॉसिबिलिटी इज इजेक्शन डी एक्साइटेशन। अब वो इजेक्शन डी एक्साइटेशन क्या है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी वहां पे जो मौजूदा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इंटरेक्ट इस तरह करता है कि वो उसको नॉकआउट करवा देता है, ठीक है जी, उसको वहां उस जगह से, उस एनर्जी लेवल से नॉकआउट करवाता है, इजेक्शन करवाई। जब वो इजेक्शन करवाएगा तो हायर स्टेट्स के ऊपर जो ऑलरेडी मौजूद है वो सब डी एक्साइट करके लोअर स्टेट्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो दिस इज रेफर्ड एज इजेक्शन डी एक्साइटेशन। इजेक्शन डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो भी हमारे पास वेवलेंथ निकलेगी दैट विल ऑलवेज बी अ हार्ड एक्सरे वेवलेंथ, मतलब उसकी हार्डनेस जो होगी वो टेक्निकली ज्यादा होगी। तो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, इजेक्शन डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। इन एनी वेज जो पीक्स मुझे मिल रही हैं वो एग्जैक्टली मुझे हाईलाइट कर रही हैं द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी लेवल्स, तो वो करेक्टरिस्टिक बता रही है मेटल की, इसलिए उनको करेक्टरिस्टिक पीक कहा जाता है। तो मैंने कहा कि ड्यू टू दी कंटिन्यूअस heat dissipation, due to the continuous heat dissipation, electrons within the target metal moves up to a higher energy state, higher energy level, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं एक्साइटेशन, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा था कि एक्साइटेशन is followed by de-excitation,
that results in emission of photon. ठीक है, the intensity of those particular wavelengths, those particular photons is relatively higher. तो वो peaks के through हमें पता चल रही है. The intensity of such wavelengths is relatively higher observed through peaks. ठीक है, थर्ड हम देख रहे हैं, हमने रेंज देख ली, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया. तीसरी चीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है कट ऑफ वेवलेंथ. अच्छा, कट ऑफ वेवलेंथ अगर आप देखें तो वो मिनिमम वेवलेंथ है. अगर आप पूरे स्पेक्ट्रम में देखें तो डेफिनेटली वेवलेंथ जो है वो आपके पास यहाँ पे बढ़ रही है. ये मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ है. ठीक है, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि कट ऑफ वेवलेंथ जो है, इसको मैंने ओमेगा लेमडा नॉट लिख दिया. मैंने कहा कि ये कट ऑफ वेवलेंथ तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज दी मिनिमम वेवलेंथ. ठीक है, अच्छा मिनिमम वेवलेंथ किस तरह आपके पास इमिट आउट हो सकती है? अगर मैं वेवलेंथ को देखूं तो वेवलेंथ का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एच सी ओवर लेमडा बन रहा है. ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि वेवलेंथ मेरे पास मिनिमम है तो एनर्जी मेरे पास मैक्सिमम होनी चाहिए. सही है. अब सिंस मैंने कहा कि हमारे पास देर आर मल्टीपल क्या कहते हैं एनर्जी फोटॉन्स जो कि इमिट आउट हो रहे हैं, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मुझे मैक्सिमम एनर्जी फोटोन की इंफॉर्मेशन दे रही है कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाला फोटोन है वो कौन सा है. ठीक है, तो कट ऑफ वेवलेंथ बेसिकली हमें बता रहा है मैक्सिमम एनर्जी फोटोन, कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकती. जो भी हमारे पास रेंज है, जो भी स्पेक्ट्रम है, उसमें इससे ज्यादा एनर्जी फोटोन हमारे पास नहीं है. तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ जो है, इट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन with highest एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, चलो. अच्छा, आज की क्लास क्योंकि थोड़ी सी स्टार्ट देर से हुई थी, मेरा टारगेट था कि मैं और उसको कुछ डिस्कस करूं, लेकिन आज हमने प्रोडक्शन डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब कल इसको हम मतलब इन दी नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर के इसके बाद हम क्या देख रहे हैं. इसके बाद हम जाएंगे इमेजिंग के ऊपर. तो ये प्रॉपर्टीज थी ऑफ दी प्रोडक्शन. अब हम देखेंगे इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह डायग्नोज किया जाएगा और किस तरह उसको कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. दैट इज ऑन प्रैक्टिकली ऑन संडे, मतलब जो स्केड्यूल्ड है वो संडे को है, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो उससे पहले कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो मीट यू इन दी नेक्स्ट क्लास. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.